हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्पीड अप स्टडी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जो वो है कवर कर रहे हैं क्लास 10th की साइंस एनसीईआरटी बुक, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 5 लाइव प्रोसेसेस को स्टार्ट कर दिया था और उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा कि लाइव प्रोसेसेस क्या होती हैं, उनके उनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स देखे थे। साथ ही हमने देखा था डिफरेंशिएशन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, उन दोनों का मतलब क्या होता है, वो देखा था हमने। तो आज के लेक्चर में हम जो है वो कवर करने जा रहे हैं हमारी फर्स्ट लाइफ प्रोसेसेस जो है न्यूट्रिशन। तो आज हम न्यूट्रिशन को पूरे डिटेल में कवर करने वाले हैं, उनके टाइप्स में उनकी बाहर की चीज को डिटेल में हम कवर करने जा रहे हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम अपनी लाइफ प्रोसेसेस है हमारी न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हमारी फर्स्ट लाइफ प्रोसेसेस के साथ साथ काफी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस भी होती है। जैसे कि हमने अपना देखा था कि हमारे सिलेबस में 5 लाइव प्रोसेसेस हैं, जिसमें सबसे पहली आ जाती है न्यूट्रिशन। तो चलिए एनसीईआरटी की हर एक लाइन को रीड करते हैं और उसका मतलब समझते हैं। तो इसमें एनसीईआरटी हमसे बोल रही है दैट व्हेन वी वॉक और राइड अ बाइसिकल वी आर यूजिंग अप एनर्जी। जब भी हम कभी अपनी बाइसिकल यानी कि अपनी साइकिल को राइड करते हैं और जब भी हम कभी वॉक करते हैं तो हम अपनी एनर्जी को यूज कर रहे होते हैं। बिना एनर्जी के तो ये काम नहीं हो सकता ना। Even when we are not doing any apparent activity, energy is needed to maintain a state of order in our body. यानी कि जब कभी भी हम ऐसी कोई विजिबल एक्टिविटी नहीं भी कर रहे होते हैं तब भी हमारी बॉडी को है वो जो है एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि वो हमें अपने स्टेट में या फिर जैसी हमारी बॉडी है उसको मेंटेन करने के लिए एनर्जी नीडेड होती ही है। वी ऑल्सो नीड मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो। हमें बाहर से कुछ ना कुछ मटेरियल चाहिए हमें ग्रो होने के लिए, डेवलप होने के लिए, हमारे अंदर जो प्रोटीन है उसको सिंथेसिस करने के लिए यानी कि उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। और अदर सब्सटेंसेस नीडेड इन द बॉडी। और भी काफी सारे सब्सटेंस हैं जैसे कि पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, काफी सारे एलिमेंट्स भी नीडेड होते हैं हमारी बॉडी में एनर्जी के लिए, ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। सो दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स इज द फूड वी ईट। ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी की हम बात कर रहे हैं कि हमें एनर्जी चाहिए बाइसिकल राइड करने के लिए, वॉक करने के लिए, अपनी बॉडी को जो नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड है उसको मेंटेन करने के लिए, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो हमें कहाँ से मिलेगी? हम जो खाना खाते हैं वहां से मिलेगी हमें एनर्जी। एंड ये जो हमारा खाना है वो हम कहाँ से लेते हैं? आउटसाइड वर्ल्ड से लेते हैं। हम अपना खाना खुद तो नहीं बनाते ना। तो आगे इसके बारे में भी आपको पता चलेगा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर कुछ ऐसे नेचुरल एलिमेंट्स हैं हमारे इन्वायरमेंट में, अर्थ पर, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। अगर आपको पता हो आंसर तो प्लीज अभी कमेंट, वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइए हमें। सबसे पहले क्वेश्चन एनसीईआरटी हमसे पूछ रही है दैट हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। लिविंग थिंग्स यानी कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था दैट लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या होता है। तो ये पूछ रही है लिविंग थिंग्स को फूड वो कहाँ से लेते हैं। यानी कि जैसे कि प्लांट्स मैंने बताया और एनिमल्स बताया, ह्यूमंस बताया, ये सारे लिविंग बींग्स हैं। ये अपना खाना कहाँ से लेते हैं? तो चलिए देखते हैं। द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल्स इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। जो जनरल रिक्वायरमेंट है एनर्जी की यानी कि ग्रो करने के लिए, अपने आप बॉडी को मेंटेन करने के लिए, अपने बॉडी स्ट्रक्चर को, भले ही वो एनिमल का अगर बॉडी स्ट्रक्चर है तो उसको मेंटेन करने के लिए एनर्जी चाहिए। ह्यूमन को बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए उनको भी एनर्जी चाहिए। इवन दो प्लांट को भी अपने बॉडी स्ट्रक्चर जो उसका होता है, लीव्स का, स्टेम्स का, उसको मेंटेन करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। बट जो जनरल रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, दैट ऑल नीडेड, यानी कि वो सबको चाहिए। हाँ, लेकिन ये एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो सभी में अलग अलग तरीके से फुलफिल होती है। यानी कि जिस तरीके से प्लांट अपना खाना बनाते हैं उस तरीके से ह्यूमन और एनिमल्स नहीं बनाते हैं। जिस तरीके से एनिमल्स अपने खाने को डाइजेस्ट करते हैं उस तरीके से ह्यूमंस नहीं करते हैं। Some organisms use simple food material obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water. अब मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर में बताया था कि मैंने आपके लिए बहुत अच्छे और बहुत क्वालिटी नोट्स बनाए हैं इन एनसीईआरटी ओनली। कहीं और लिखने की आपको जरूरत नहीं है। मैंने जो भी ये एनसीईआरटी में मार्क किए हैं, हाईलाइट किया है जो भी सेंटेंस या वर्ड, आप उसको अपनी बुक में एज इट इज हाईलाइट कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि आपको एग्जाम में लिखने हैं और आपको याद भी रखने हैं साथ में। तो मैंने अभी जो ये मार्क किया, आप भी एज इट इज अपने, या तो आप हाइलाइटर हो आपके पास या फिर कलर पेन हो या फिर नॉर्मली आप पेंसिल से भी इसको मार्क कर सकते हैं अपनी बुक में। तो जैसे कि हमसे ये बोल रहा है दैट सम ऑर्गेनिजम्स यूज सिंपल फूड मटेरियल। कुछ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो की यूज करते हैं सिंपल फूड मटेरियल्स को यूज करते हैं जो कि हमें इनऑर्गेनिक सोर्सेज से मिलते हैं। इनऑर्गेनिक सोर्सेज यानी कि नॉन लिविंग सोर्सेज। यहाँ पे इनका मतलब हो गया नॉन, एंड ऑर्गेनिक मीन्स लिविंग, यानी कि नॉन ऑर्गेनिक यानी कि नॉन लिविंग सोर्सेज से हमें जो भी फूड मटेरियल ऑब्टेन होता है उसको कहते हैं इनऑर्गेनिक सोर्सेज। किसके फॉर्म में होता है इनऑर्गेनिक सोर्सेज? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दीज ऑर्गेनिजम्स द ऑटोट्रोप्स, यानी कि जो भी ऑर्गेनिजम्स जो कि इनऑर्गेनिक फॉर्म में या इनऑर्गेनिक सोर्सेज में अपना खाना लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के फॉर्मेट में, उनको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स।
ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं? इंक्लूडिंग ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। किनको हम ऑटोट्रॉप्स कह सकते हैं? कुछ सारे ग्रीन प्लांट्स को और कुछ बैक्टीरियाज को हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऑटोट्रॉप्स यहाँ जो शब्द से आपको समझ आ रहा है, ट्रॉप्स मींस मेकिंग ऑफ फूड एंड ऑटो मींस सेल्फ, यानी कि सेल्फ मेकर्स जो होते हैं अपने फूड के, उनको कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। अदर ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस एंड जो और भी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कुछ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस यूज करते हैं अपने बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए। These complex substances have to be broken down into simpler ones. लेकिन जरूरी नहीं है कि जो मतलब जो ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड लेता है वो उस कॉम्प्लेक्स फूड को सेम टू सेम डाइजेस्ट कर सकता हो, इसीलिए उस कॉम्प्लेक्स फूड को हमें सिंपलर वंस में, सिंपलर फूड में कन्वर्ट करना पड़ता है बिफोर दे कैन बी यूज फॉर अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। अपने हमारी ग्रोथ ऑफ बॉडी के लिए यूज करने से पहले इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हमें सिंपलर सब्सटेंस ऑफ फूड मटेरियल में कन्वर्ट करना पड़ता है। To achieve this, organisms use biocatalyst called enzymes. यानी कि ये अब कैसे करेंगे? कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपलर फूड सब्सटेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाय द यूज ऑफ बायोकैटलिस्ट। बायो मींस लिविंग एंड कैटलिस्ट मींस आर द मटेरियल्स और आर द सब्सटेंस दैट इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स थिंग्स इनटू सिंपलर थिंग्स। यानी कि बायो मींस हो गया लिविंग और कैटलिस्ट एक कुछ ऐसे मटेरियल्स जो कि हमें कॉम्प्लेक्स थिंग्स को सिंपलर थिंग्स में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, जिनको हम एंजाइम्स कहते हैं। Thus, the heterotroph survival depends directly or indirectly on autotrophs. इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि हेट्रोट्रॉप्स का जो सर्वाइवल है, उनका जो जीवन है वो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंड करता है। हेट्रोट्रॉप्स जो कि इंक्लूड करते हैं एनिमल्स, फंजाई एंड आल्सो ह्यूमन, बिकॉज ह्यूमन इज आल्सो अ सोशल एनिमल। तो हेट्रोट्रॉप यानी कि हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स पर यानी कि प्लांट्स और कुछ बैक्टीरियाज पे ऑफ कोर्स डिपेंडेंट रहते हैं हमारे एनर्जी के लिए, हमारे फूड के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। सो सबसे पहले हमें पढ़ लेते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। सबसे पहले हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। यानी कि जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि जो ऑटोट्रॉप्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सिंपलर फूड मटेरियल यूज करते हैं इनऑर्गेनिक सोर्सेज से। कौन से? वो कार्बन मटेरियल यूज करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज करते हैं। तो वो कार्बन की जो एनर्जी है वो कहाँ से रिक्वायरमेंट, उसकी प्रोसेस क्या है वो लेने की, उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब जो आप एग्जाम्स में अपने जो डेफिनेशन लिखेंगे जिससे एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे दे, वो डेफिनेशन भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ताकि आपको कहीं भी और जाके भटकना ना पड़े, कोई नोट्स वगैरह इसकी जरूरत ना पड़े, बिकॉज एनसीईआरटी is means like a god. It is sufficient for your exams, for your board exams. So this is the definition that will I'm sure it will give you full marks. Photosynthesis is a biochemical process. सबसे पहले आपको वो जो पॉइंट लिखना है फोटोसिंथेसिस में, वो लिखना है that photosynthesis is a biochemical process by which green plants and some bacteria such as blue green algae prepare organic food from inorganic substances. इनकी फोटोसिंथेसिस एक वो बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरियाज जैसे कि ब्लू ग्रीन एलगी अपना ऑर्गेनिक फूड तैयार करते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। सच एज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन से हो गए? CO2, H2 यानी कि वाटर, बाय यूजिंग सनलाइट इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। बाय ये जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ, दैट इज सनलाइट आपको जरूर इंक्लूड करना है अपनी फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन में, और क्लोरोफिल को, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये चार चीजों को आपको अपने डेफिनेशन में, आप भले ही इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन ये चार जो वर्ड्स हैं वो आपको जरूर इंक्लूड करने हैं बिकॉज इट विल गिव यू फुल मार्क्स ऑफ कोर्स। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दैट इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब ये जो एनसीईआरटी में डेफिनेशन दी गई है फोटोसिंथेसिस की, वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है बच्चों को समझने के लिए, एंड दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दैट सिंपलर डेफिनेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। सो आई होप आपको इससे ज्यादा इजीली समझ में आ गया होगा। फिर भी हम एनसीईआरटी में एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर एमसीक्यू के फॉर्म में कुछ भी आ सकता है। इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा ऑटोट्रॉप्स यानी कि अपना खाना बनाने वाले जीव या प्राणी वो आउटसाइड से कुछ सब्सटेंस लेते हैं जिसको वो कन्वर्ट करते हैं उनके सिंपलर फॉर्म्स में, जिसमें वो अपने एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ये मटेरियल किस फॉर्म में लिए जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड में, जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है पहले से ही। वाटर, जिसको जब हम प्लांट्स को ऑब्वियसली प्रोवाइड करवाते हैं, एंड थ्रू एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी भी ये लोग जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर एक्वायर कर लेते हैं, विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बोथ कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। अब आप लोग सोच रहे होंगे दैट व्हाट इज क्लोरोफिल।
तो क्लोरोफिल जो होता है वो एक एलिमेंट होता है या पिगमेंट होता है जो कि ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट होता है मोस्टली, एंड जो कि कह सकते हैं कि किचन ऑफ द प्लांट्स कह सकते हैं क्लोरोफिल को, जहां पर खाना एक्चुअली बनता है। वहां पर जो कार्बोहाइड्रेट बनता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से कार्बोहाइड्रेट बनता है, वो बनता है क्लोरोफिल में। किसके प्रेजेंस में बनता है? सनलाइट की प्रेजेंस में बनता है। ओके, सो क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट दैट इज प्रेजेंट इन लीफ and used to make a food in plants. So this is the definition for chlorophyll. आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं प्लांट्स को। वी विल स्टडी हाउ दिस टेक प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन। द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। यानी कि जरूरी तो नहीं है कि जितना हमने पानी प्लांट को दिया, जितना कार्बन डाइऑक्साइड लिया, उसने जितना कार्बोहाइड्रेट बनाया वो सारा यूज कर लिया। कुछ कार्बोहाइड्रेट जो है वो बच जाता है, उनकी ग्रोथ और सब कुछ यूज होने के बाद भी, तो वो उसको स्टार्च के फॉर्म में अपनी लीव्स में स्टोर करके रख लेते हैं, which serves as the internal energy reserve to be used as when required by the plants। जिसको वो इंटरनल एनर्जी के तौर पर रिजर्व करके रख लेते हैं और यूज करते हैं जब उन्हें रिक्वायरमेंट होती है इसकी। A somewhat similar situation is seen as where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen। ऐसी ही कुछ मिलती जुलती जो प्रोसेस है वो ह्यूमन बींग्स में भी दिखती है, दैट जो हम सारा जो खाना खाते हैं एंड जो एनर्जी हम उसको कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, उसको हम लोग ग्लाइकोजन के फॉर्म में बची कुची जो एनर्जी है जो फूड से मिली है वो स्टोर करके रख लेते हैं। सो आई होप आपको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में अभी तक तो कोई डाउट नहीं होगा। ऑफ कोर्स एक फैक्ट है जो कि बहुत बार सीबीएसई हमसे पूछ चुकी है, दैट इट कैन मतलब डेफिनेशन के फॉर्म में भी कई बार आ चुका है, कई बार एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी आ चुका है। सो इट इज इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स दैट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम इक्वल टू रेस्पिरेशन एट इवनिंग एंड अर्ली मॉर्निंग टाइम। दिस स्टेज इज कॉल्ड कंपनसेशन पॉइंट। सीबीएसई ने काफी बार पूछा है दैट व्हाट इज कंपनसेशन पॉइंट, डिफाइन द कंपनसेशन पॉइंट। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो पढ़कर नहीं जाते। एंड सबसे बड़ी बात तो ये है कि एनसीईआरटी में इसका कोई भी जिक्र नहीं है। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं दैट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस की दर, यानी कि फोटोसिंथेसिस जिस स्पीड में होता है और रेस्पिरेशन जिस स्पीड में होता है, वो इवनिंग के टाइम पे और अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे उस दोनों की स्पीड इक्वल हो जाती है। एंड जब ये दोनों की स्पीड और जो दोनों का रेट है, दोनों की दर है, जब वो इक्वल हो जाती है, सेम मतलब फोटोसिंथेसिस भी उसी स्पीड से हो रहा है, रेस्पिरेशन भी उसी स्पीड से हो रहा है, देन दिस पॉइंट इज नोन एज कंपनसेशन पॉइंट। यानी कि जैसे कि हमको पता है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमॉस्फेयर से लेते ही हैं ऑफ कोर्स, लेकिन प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर, क्योंकि हमें पता है कि वो लिविंग बींग्स है, और लिविंग बींग्स है यानी कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस उनमें होना बिल्कुल ही मतलब जरूरी है, ऑफ कोर्स ऑब्वियस है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो ऑफ कोर्स दिन में चलती ही रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, लेकिन रेस्पिरेशन भी चलता रहता है। लेकिन जब इन दोनों की जो रेट है जब वो सेम हो जाती है, then this point of time that we call that compensation point। सो सबसे पहले ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने इसके ऊपर स्टार मार्क भी किया है, दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ द फोटोसिंथेसिस। यानी कि ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है पूरी, दैट इज 6 CO2 एंड 12 H2O के मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, तो हमें वो क्या बनाते हैं? ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6 एंड 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स प्लस 6 वाटर के मॉलिक्यूल। ओके, सो 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हमें एज अ बाय प्रोडक्ट मिलते हैं, दैट वी कॉल एज दैट प्लांट्स हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं वो इसी वजह से। और ग्लूकोज का जो फॉर्मेट है वो अपने खुद के एनर्जी के लिए प्रयोग करते हैं। एंड जो फ्रूट्स वाले कोई प्लांट्स होते हैं, लीव्स वाले प्लांट्स होते हैं, उनको ग्रो करने में भी ये ग्लूकोज है वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में वो हेल्प करता है। So now let us see what actually happens during the process of photosynthesis. The following events occur during this process। यानी कि अब चलो देखते हैं कि एक्चुअली फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान होता क्या है और कौन कौन सी इवेंट्स हैं वो अकर करते हैं। सबसे पहले ये थोड़ा सा फैक्ट मैंने जो अलग से लिखा हुआ है आपके लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी एनसीईआरटी में कहीं इसी जगह पर लिख लीजिए, दैट 99% ऑफ एब्जॉर्ब वाटर इज लॉस्ट थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। सॉरी, इट्स नॉट ट्रांसपोर्टेशन, इट्स ट्रांसपिरेशन। What is the transpiration process? Transpiration की process क्या होती है? That it is the process by which a leaf या फिर a plant loses its water in the presence of sunlight। यानी कि जो भी plants 99 पर जो भी प्लांट्स अपना वाटर एब्जॉर्व करते हैं उसमें से 99% ऑफ एब्जॉर्व वाटर, यानी कि एब्जॉर्व हुआ वाटर 99% वो है वो लूज आउट कर देते हैं किसके थ्रू? ट्रांसपिरेशन के थ्रू। आप इसमें, आई एम सॉरी दैट स्पेलिंग इज रॉन्ग, इट इज नॉट ट्रांसपोर्टेशन, इट इज ट्रांसपिरेशन। ओके,
ओके, सो नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट दैट फोटोसिंथेसिस में क्या क्या प्रोसेस इंक्लूड होती है. फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और फिर खाना बनाता है. ऑफ कोर्स किचन ऑफ द प्लांट उसको इसीलिए भी कहते हैं. कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. फिर जो लाइट एनर्जी जो क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब करी है वो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है. एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. और जो वाटर हमने प्रोवाइड कराया है ये प्लांट को खुद से, ये CO2 तो एनवायरमेंट से मिल जाती है, और वाटर हम प्रोवाइड कराते हैं या फिर ऑफ कोर्स कई सारी जगह पे वो एनवायरमेंट से भी ग्रैप आउट कर लेते हैं. तो ये दोनों जो कार्बन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं यानी कि वाटर में, वो अलग अलग स्प्लिट आउट हो जाते हैं. ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अलग बन जाता है और वाटर का मॉलिक्यूल अलग बन जाता है. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट आउट हो जाते हैं. देन रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स. और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाता है और क्या बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. बट दीज स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली. लेकिन ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि ये सारे स्टेप एक के बाद अपने आप लगातार होते रहे. फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट प्लांट्स टेक्स अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बताया है कि जरूरी नहीं है ये सारी स्टेप्स एक साथ हो. ऐसा भी होता है कई जगह, जैसे कि डेजर्ट में जो कि प्लांट्स नाइट में अपनी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और प्रिपेयर करते हैं अपना इंटरमीडिएट एनर्जी फॉर्म, और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे. डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट. डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं जैसे कि कैक्टस वगैरह आप लोग एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, वो नाइट में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, फिर प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे, और फिर डे में अपनी एनर्जी को यूज करते हैं. नाउ लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द अबव रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. अब देखते हैं हर एक एलिमेंट, हर एक कंपोनेंट कैसे हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में. इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ. अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे किसी भी लीफ का, किसी भी पत्ती का क्रॉस सेक्शन को, यानी कि मान लीजिए आपके हाथ में पत्ती है और आपने उसको बीच में से काट दिया, फिर उसका जो क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा होता है, यानी कि जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ, तो वो अगर आपने कभी माइक्रोस्कोप में उसको केयरफुली ऑब्जर्व किया होगा अपने स्कूल में या फिर अपनी किसी लेबोरेटरी में, देन यू विल नोटिस दैट सम सेल्स कंटेन ग्रीन डॉट्स. कुछ सेल्स में ना ग्रीन डॉट्स आपको दिखाई देंगे, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं ना, ये छोटे 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 पॉइंट्स, ये छोटे छोटे पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये ग्रीन पॉइंट्स. दीज ग्रीन डॉट्स आर सेल ऑर्गेनल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. ये जो ग्रीन ऑर्गेनल्स है या फिर जो ग्रीन डॉट्स हैं वो क्या है, सेल ऑर्गेनल्स हैं, दैट इज क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट हैं ये सारे, विच कंटेन्स क्लोरोफिल. अब मैंने आपको बताया था क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन पिगमेंट होता है, देन ऑफ कोर्स इट इज हियर दैट क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और फूड को बनाने में, एनर्जी को बनाने में हेल्प आउट करता है. Let us do an activity which demonstrate that chlorophyll is essential for photosynthesis. अब कुछ एनसीईआरटी वालों ने कुछ एक्टिविटी बताई है. चलिए हम फर्स्ट एक्टिविटी है हमारे चैप्टर की, तो एक बार देख लेते हैं, जो कि हमें बताएगा कि फोटोसिंथेसिस क्यों, मतलब क्लोरोफिल क्यों है एसेंशियल फोटोसिंथेसिस के लिए. उन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले दैट टेक अ पॉटेड प्लांट विथ वेरीगेटेड लीव्स, फॉर एग्जांपल मनी प्लांट और क्रोटोन्स. वेरीगेटेड लीव्स यानी कि कलरफुल लीव्स. तो उन्होंने कहा कि एक पॉटेड प्लांट्स लीजिए, यानी कि एक पौधा लीजिए जिसमें वेरीगेटेड लीव्स लगी हो. वेरीगेटेड यानी कि कलरफुल, नॉन ग्रीन. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बताया मनी प्लांट ले सकते हैं और क्रोटोन्स का ले सकते हैं. वैसे क्रोटोन्स तो मैंने नहीं देखा अपने आमतौर घर पर, तो आप मनी प्लांट्स मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के घर पे होता है, तो आप लोग ये लेके देख सकते हैं. ना उन्होंने क्या बोला है कि कीप द प्लांट इन अ डार्क रूम. अब उस प्लांट को आप क्या करिए, डार्क रूम में जहां पर सनलाइट बिल्कुल ना आती हो 3 दिन के लिए रख दीजिए. तो आप लोग क्या देखोगे, क्या ऑब्जर्व करोगे, जो भी स्टार्च यानी जो भी एनर्जी फॉर्मेट में उस प्लांट में स्टोर्ड थी वो सारी यूज्ड अप हो चुकी है इतने दिनों में. नाउ कीप द प्लांट्स इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 आवर्स. अब ये उसी प्लांट को 6 घंटों के लिए सनलाइट में रख दीजिए फिर से. 3 दिन के बाद फिर 6 घंटे के लिए सनलाइट में रखना है उस प्लांट को. नाउ प्लग अ लीफ फ्रॉम द प्लांट, मार्क द ग्रीन एरियाज इन इट एंड ट्रेस देम ऑन अ शीट ऑफ पेपर. अब उसमें से कोई एक लीफ को यानी कि एक पत्ती को तोड़ लीजिए और ग्रीन ग्रीन एरियाज को मार्क कर दीजिए मार्कर से, जैसे कि इसमें दिखाया, जैसे कि ये ग्रीन एरियाज था उसको मार्क कर दिया है, बाकी का ये नॉन ग्रीन प्लांट, सॉरी नॉन ग्रीन जो पार्ट है वो बाकी का ऐसे रहने दीजिए. नाउ डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स. अब इसके बाद क्या भाई भाई क्या करा रहे हैं, ये एक लीफ से गर्म पानी में, खोले हुए पानी में गिरवा रहे हैं उसको. ओके, जोक्स अपार्ट. डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स. अब जो वो लीफ है उसको आप लोग क्या करिए, बॉइलिंग वाटर में कुछ मिनट्स के लिए डिप करके रखिए. आफ्टर दिस इमर्स इट इन अ बीकर कंटेनिंग एल्कोहल. फिर ऐसे बीकर में डालिए जिसमें एल्कोहल पहले से ही आपने तैयार करके रखा हुआ हो, उस बीकर में उस लीफ को डाल लिया है.
केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन अ वाटर बाथ एंड हीट टिल द एल्कोहल बिगिंस टू बॉयल। और फिर इसको, इस बीकर को जिसमें आपने अल्कोहल डाली, फिर उसके बाद उसमें पत्ती डाली, उसको आप किसी भी एक बर्नर पे आप रख दीजिए और तब तक उसको हीट कराइए जब तक अल्कोहल बॉयल करना स्टार्ट ना कर दे। What happens to the color of the leaf? अब वो क्वेश्चन कर रहा है कि आपने ये सब एक्टिविटी कर ली, अब आपको क्या ऑब्जर्वेशन आप कर रहे हैं, उसका लीफ का कलर क्या है। What is the color of the solution? लीफ का कलर क्या है और सॉल्यूशन का कलर क्या है। Now dip the leaf in a dilute solution of iodine for a few minutes. अब क्या कर रहे हैं कि dilute solution, आयोडीन के dilute solution में कुछ मिनट्स के लिए उसको, उस लीफ को डालिए, फिर लीफ को फिर निकालिए और उसमें से जो पानी था वो निकाल लीजिए, सुखा लीजिए ऐसे झटका के। Observe the color of the leaf and compare this with the tracing of the leaf done in the beginning. और जो ट्रेसिंग आपने इस लीफ में शुरुआत में की थी, अब उसको जाकर ये सारे काम करके फिर से आप उसको ऑब्जर्व करें कि क्या चेंज आता है उस लीफ के कलर में। What can you conclude about the presence of starch in various areas of the leaf? और आप बताइए कि स्टार्च कैसे इंपॉर्टेंट है एक लीफ में और उससे आप क्या समझते हैं। तो दिस इज सिंपल एक्टिविटी, आप चाहे तो घर पर भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ऑब्वियसली कुछ मटेरियल्स अवेलेबल नहीं होंगे, तो आपके जो स्कूल वाले हैं वो जरूर करा देंगे आप। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सबसे पहले मैंने जो ये लिखा हुआ है ऊपर फैक्ट वो आप पढ़ लेते हैं। इफ वाटर इज लेस देन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डिक्रीज। इफ वाटर इज लेस, यानी कि अगर वाटर कम होगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी डिक्रीज होगी, यानी कि वाटर, प्रेजेंस ऑफ वाटर और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। एक बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक घटेगी तो दूसरी भी घटेगी। नाउ लेट अस स्टडी। अब ये फैक्ट मैंने क्यों बताया वो आगे आपको पता चलेगा, इसके बारे में थ्योरी यहाँ दी गई है। Now let us study how the plant obtains carbon dioxide. In class 9th we had talked about stomata. Class 9 में I hope आप लोगों ने स्टोमेटा का बारे में पढ़ा जरूर होगा। स्टोमेटा क्या होते हैं? टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, यानी कि हमें लीव्स के सरफेस पे ऑब्वियसली ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं तो हमें नेकेड आई से नहीं विजिबल होते हैं। सो दीज आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, यानी कि सरफेस ऑफ द लीफ में जो टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। Massive amounts of gaseous exchange takes place in the leaves through these pores for the purpose of photosynthesis. Massive amount of gaseous exchange, यानी कि massive amount of क्या होता है इसमें? gaseous exchange होता है। स्टोमेटा किसके लिए यूज होता है? gaseous exchange के लिए। ये वन जो मैं आपको बीच बीच में इसमें क्वेश्चन कन्वर्ट करके आपको जो बता रही हूँ, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वन मार्कर ऑल्सो। यानी कि मैंने आपसे पूछा था गैसियस एक्सचेंज के लिए कौन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, देन योर आंसर विल बी स्टोमेटा। फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस, किसके लिए? फोटोसिंथेसिस। किस पर्पज के लिए? फोटोसिंथेसिस पर्पज के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स एज वेल। यानी कि हमने देखा कि हमने पता चल गया कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो कहाँ से होता है? स्टोमेटा से होता है। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होती है? लीव्स में। लेकिन इसके अलावा भी स्टेम्स हो गई, रूट्स हो गई, इनमें भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस करता है। Since large amount of water can also be lost through these stomata. अब गैसेस एक्सचेंज तो होती है, दैट इज वेरी गुड, बट वाटर लॉस भी काफी ज्यादा हो जाता है स्टोमेटा के पोर्स से। ओके, द प्लांट क्लोजेस दीज पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स के अंदर इनबिल्ट एबिलिटी रहती है कि जब भी उसे गैसेस ऑफ एक्सचेंज यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गेन नहीं करनी होती है, जो ऑक्सीजन है वो रिलीज नहीं करनी होती है, उस टाइम पर जो प्लांट है वो स्टोमेटा के पोर्स है वो अपने आप बंद कर लेता है, अपने आप क्लोज कर लेता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स इज अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल्स। इस फंक्शन को यानी कि पहले बंद होगा फिर खुलेगा, फिर खुलेगा फिर बंद होगा, ये जो प्रोसेस है ये इसको कौन गार्ड करता है, कौन संभालता है, कौन पूरी व्यवस्था देखता है इसका कि कब बंद होना है, कब चालू होना है, इसको कब खुलना है, कब बंद होना है, वो देखता है सब कुछ गार्ड सेल्स। द गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। गार्ड सेल्स होती है वो स्वेल हो जाती है, फूल जाती हैं जब कभी भी वाटर उनमें फ्लो करता है। कॉजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन, जिससे क्या होता है? स्टोमेटा के जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, यानी कि वाटर जब भी उसके अंदर जाता है तो जो क्या कहते हैं गार्ड सेल्स है वो स्वेल अप हो जाती है, फूल जाती है, जिसकी वजह से स्टोमेटा के पोर ओपन हो जाते हैं। और सिमिलरली जब वाटर लूज होता है तो गार्ड सेल्स होती है वो श्रिंक कर जाती हैं और जो स्टोमेटा के पोर होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। ओके, सो आपको ये मैकेनिज्म स्टोमेटा पोर्स की क्लोज होने का और ओपन होने का समझ आ ही गया होगा। एक और एक्टिविटी इन्होंने दी है तो आप इसको खुद से जाके घर पे पढ़ सकते हैं और स्कूल में भी आपको आई थिंक पढ़ाया जाएगा, सो इट्स नॉट अ बिग डील और इसके बारे में ज्यादा कुछ पूछते भी नहीं है बोर्ड एग्जाम्स में।
So next we will study that based on the two activities performed, ये activity के बारे में बताया गया है that can we design experiment to demonstrate that sunlight is essential for photosynthesis. उन्होंने बताया कि sunlight भी कितनी important है हमारे photosynthesis की process के लिए. photosynthesis में हमने क्या क्या देखा था, क्या important है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll. क्या obtain होता है हमें, ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर जो कि ट्रांसपिरेशन के थ्रू लूज आउट हो जाता है. Now, so far we have talked about how autotrophs meet their energy requirements, but they also need other raw materials for building their body. Water used in photosynthesis is taken up from the soil by the roots in terrestrial plants. अब जैसे कि हमने देखा कि जो कि ऑटोट्रॉप्स हैं उनको एनर्जी कहाँ कहाँ से मिलती है, फ्रॉम डिफरेंट इनऑर्गेनिक सोर्सेज, कार्बन और वाटर के थ्रू. Now water used in photosynthesis is taken up from the soil by the roots. अब जो वाटर यूज होता है फोटोसिंथेसिस से वो कहाँ से आता है, रूट्स के थ्रू आता है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में, यानी कि जो जमीन पे प्लांट्स उगते हैं वो रूट्स के थ्रू उनमें प्लांट्स जो है सप्लाई होता है थ्रू जाइलम. ठीक है, आपको जाइलम आई होप आपने शायद 9th क्लास में ये पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा, दैट जाइलम्स जो होते हैं वो टिश्यूज होते हैं जो कि वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं प्लांट्स में. ओके, और फ्लोएम भी एक ऐसा टिश्यू होता है जो कि फूड और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है प्लांट्स में. ओके, सो नाउ अदर मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल. कुछ और भी मटेरियल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट के अलावा जो कि यूज करते हैं प्लांट्स अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए, जो कि है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम, जो कि ये गेन करते हैं सॉइल के थ्रू. Nitrogen is an essential element used in the synthesis of protein and other compounds. नाइट्रोजन क्या है, essential element है किसके synthesis के लिए, प्रोटीन के synthesis के लिए और other compounds की synthesis के लिए नाइट्रोजन important है in plants. This is taken up in the form of inorganic nitrates या फिर nitrites. जो नाइट्रोजन है वो किस फॉर्मेट में प्लांट्स के थ्रू ली जाती है, वो नाइट्रेट्स यानी कि इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के फॉर्म में ली जाती है, और it is taken up as organic compounds which have been prepared by bacteria from atmospheric nitrogen. और इसी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अगर बैक्टीरिया यानी कि जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, आई थिंक ये राइजोम बैक्टीरिया होता है जो कि एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है और प्लांट्स की मतलब लेने योग्य बना देता है उसको. ओके, सो आई होप ये था पूरा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. आई होप आपको अच्छी से समझ आ गया होगा. उसकी सारी सबसे मेन जो उसमें पॉइंट्स था वो फोटोसिंथेसिस ही था. उसमें हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में एक एक चीज के बारे में आपसे 1 मार्कर या 2 मार्कर में सीबीएसई कुछ भी पूछ सकता है. सो आई होप ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आपको कोई डाउट नहीं होगा. नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में. कुछ टाइप्स भी मैंने हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के दिए हैं, जो कि है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजेनिक न्यूट्रिशन और स्कैवेंजर्स और स्कैवेंजिज्म. ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट. हर ऑर्गेनिज्म है वो कि जो जिस एनवायरनमेंट में वो रहता है उस एनवायरनमेंट में वो ढल जाता है. द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ इट इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म. यानी कि उस न्यूट्रिशन का जो फॉर्म है या किस फॉर्मेट में कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो न्यूट्रिशन ले रहा है, वो डिपेंड करता है और अलग भी रहता है कि वो किस टाइप का फूड मटेरियल ले रहा है और उस फूड मटेरियल की अवेलेबिलिटी कहाँ है और कैसे है. फॉर एग्जाम्पल, वेदर द फूड सोर्सेज इज स्टेशनरी यानी कि सच एज ग्रास या फिर मोबाइल सच एज डियर. चाहे भले ही जो फूड की जो सोर्स है वो स्टेशनरी हो, स्टेशनरी यानी कि एक जगह ठहरी हुई हो, जैसे कि ग्रास तो कहीं चलती फिरती तो है नहीं है कि आज जो है ना वो घास यहाँ पर आके आ गई, हमें भूख लग रही तो हमने ग्रास को या फिर घास को यहाँ हम अपने घर पे बुला लिया, यहाँ अपनी गाय को खिला दी. नहीं, ऐसा नहीं होता है. ग्रास जो एक जगह लगा दी तो एक जगह ही लगी रहेगी. हमें अगर खाना है, मतलब हमें मीन्स एनिमल्स को हमें अपने खिलाना है तो हमें एनिमल्स को वहां ले जाना पड़ेगा, ना कि घास खुद चल के अपने पास आएगी. हाँ, तोड़कर ला सकते हैं ऑफकोर्स. आप लोग नहीं कमेंट बॉक्स में लिखना स्टार्ट कर देंगे. सो मोबाइल मीन्स जो चल फिर सकते हैं, जो कि फूड सोर्सेस यानी कि जैसे कि डियर है फॉर नॉन वेजिटेरियंस ऑफ कोर्स, would allow for differences in how the food is accessed and what is the nutritive apparatus used by cow and a lion. काउ क्या यूज करती है, ग्रास अपने फूड के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम. लायन क्या यूज करता है, डियर करता है. तो ये डिफरेंशिएट करेंगे कि वो जो फूड मटेरियल उनको कैसे मिल रहा है, उस पर उनका सिस्टम सारा चेंज होगा. दोनों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी ऑफ कोर्स अलग होगा, क्योंकि वो अलग अलग चीज को खा रहे हैं, अलग अलग चीज को डाइजेस्ट करना है उनको. So there is a range of strategies by which the food is taken in and used by the organisms. So काफी सारी सभी लोगों की अलग अलग स्ट्रेटजीज होंगी अपने फूड को गेन करने में, फूड को एक्वायर करने में, हर ऑर्गेनिजम्स की. इवन दो प्लांट्स के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया,
हर एक एनिमल की अलग होगी, हर एक ह्यूमन की भी अलग होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम ह्यूमन इन जनरल हम एक ही मान लेते हैं कि सारे ह्यूमंस जो है वो पैसे कमाते हैं, खाना खरीदने जाते हैं, कुछ रेडीमेड सामान होता है उसको खाते हैं एंड कुछ बनाकर खाते हैं। सो दीज आर द जनरल ट्रेड्स बाय विच ह्यूमंस एक्वायर देयर फूड। ओके, so for example the sorry some organisms break down the food material outside the body and then absorb it. कुछ ऑर्गेनिजम्स एनसीईआरटी पर बोल रही है दैट सम ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि फूड मटेरियल अपने शरीर के बाहर ब्रेक डाउन करते हैं और फिर उसको कहते हैं गल्प आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल फंजाई लाइक ब्रेड मोल्ड्स, yeast and mushrooms, these are the examples of organisms who break down the food materials outside their body and then absorb it, यानी कि अपना वो डाइजेशन वो कहाँ करते हैं, आउटसाइड द बॉडी, और एब्जॉर्प्शन फिर उसको अंदर ले जाकर कर लेते हैं। others take into whole material and break it down inside their bodies. कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं कि वो पूरा जो सारा जो फूड मटेरियल होता है वो उसको अंदर ले जाते हैं अपने बॉडी के एंड फिर ब्रेक डाउन करते हैं और फिर एब्जॉर्प्शन, ये सारी प्रोसेस अंदर ही होती है। फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग्स। व्हाट कैन बी टेकन इन एंड ब्रोकन डाउन डिपेंड्स ऑन द बॉडी डिजाइन। अब क्या लिया जा रहा है बॉडी के अंदर और कैसे और क्या ब्रेक डाउन किया जा रहा है वो बॉडी डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है और फंक्शनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। Some other organisms derive nutrition from plants or animals without killing them. This parasitic nutritive strategy is used by a variety of organisms like Cuscuta, that is amarbale, ticks, lice, leeches, and tapeworms. So these are known as parasitic, जो कि कहते हैं ना मतलब जैसे खून चूसने वाले, वो उसको I don't remember the name in Hindi, but for now being आप इसको इंग्लिश में ऐसे याद रख सकते हैं। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, विदाउट किलिंग एनिमल्स वो और प्लांट्स वो अपना जो फूड है या फिर एनर्जी है वो गेन कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ टाइप्स दिए हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के, जो कि सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजिक न्यूट्रिशन जो कि ह्यूमन परफॉर्म करते हैं, और स्कैवेंजर जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करता है, फॉर एग्जांपल वल्चर्स। नाउ अब हम कुछ ऑर्गेनिजम्स के जो कि है न्यूट्रिशन प्रोसेस को देख लेते हैं कि उनका न्यूट्रिशन का प्रोसेस क्या है, डाइजेशन का, एब्जॉर्प्शन का। सबसे पहले हम बात करते हैं, सिंस द फूड एंड द वे इट इज ऑब्टेन्ड डिफर, द डाइजेस्टिव सिस्टम डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। क्योंकि फूड लेने का तरीका हर किसी में अलग अलग होता है, तो हर किसी में जो उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो भी डिफरेंट होता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म द फूड में बी टेकन बाय द एंटायर सरफेस, यानी कि कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि लिविंग होते हैं ऑफ कोर्स, जैसे कि अमीबा। उनमें क्या होता है, वो हो सकता है वो फूड जो है वो अपने पूरे शरीर से गेन कर रहे हो, वो सारा शरीर उनका फूड को डाइजेस्ट करने में, एब्जॉर्ब करने में, एसिमुलेट करने में लगा हुआ है। बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस, लेकिन जैसे ही बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज, इसलिए उसमें धीरे धीरे स्पेशलाइजेशन भी बढ़ जाता है कि इस ऑर्गन का काम डाइजेशन करना होगा, इस ऑर्गन का काम रेस्पिरेशन करना होगा, इस ऑर्गन का काम उसको अब्जॉर्व करना होगा, इस ऑर्गन का काम उसको एसिमुलेट करना होगा। तो जैसे जैसे बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, उस बॉडी में जो अलग अलग ऑर्गन स्पेसिफाइड कर दिए जाते हैं अलग अलग काम के लिए। Now, for example, amoeba takes in food using temporary fingers-like extensions of the cell surface, which fuses over the food particle, forming a food vacuole. इसमें अमीबा के फूड लेने का तरीका बताया गया है, जो कि वो अपना फूड को लेता कैसे है, अपनी टेम्परेरी फिंगर या फिर फॉल्स फिंगर, जिसको सूडोपोडिया के कहते हैं, जो कि क्या होते हैं, वो सेल सरफेस के एक्सटेंशन होते हैं, यानी कि उन्हीं के सेल्स का एक्सटेंशन होता है जो हमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे होते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसी वजह से हम उसको सूडोपोडिया कहते हैं। सूडो मीन्स फॉल्स यानी कि गलत, एंड पोडिया मीन्स उनके पैर, उनके फुट्स। तो जो झूठे पैर यानी कि जो फुट जैसे लग रहे हैं लेकिन फुट होते नहीं है, उनको कहते हैं सूडोपोडिया। तो सूडोपोडिया के थ्रू जो जो है अमीबा है वो फूड गेन करता है, फूड को इंगल्प करता है, और अपने जो क्या कहते हैं बॉडी स्ट्रक्चर है उसको ही ऐसा फॉर्मेट बना लेता है और फूड वैक्यूल बना लेता है, फिर जिसमें फूड इसके अंदर चला जाता है। अब इस पिक्चर में भी जैसे कि अच्छे से देख पा रहे होंगे, न्यूक्लियस ये है इसका अमीबा का, फूड पार्टिकल ये आया रेड कलर का, उसने कुछ ये इस टाइप का जो स्यूडोपोडिया है, यानी कि आपको लग रहा होगा कि हाथ से कोई कुछ इंसान या फिर कोई चीज उठा रहा है, बट इट इज नॉट लाइक दैट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्यूडोपोडिया। फिर उसने फूड वैक्यूल बना लिया, यानी कि धीरे धीरे ये सेल अपने ऐसे करके अंदर आ गई और ये इसने कैप्चर कर लिया है, इसके बाहर जाने का कोई तरीका नहीं। अब ये फिल आउट हो जाएगी ये जगह। अब यहाँ पे फूड पार्टिकल है, धीरे धीरे करके अब ये डाइजेस्ट कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ब्रेक डाउन कर लेगा फूड अपने अंदर ही। सो दिस इज द वे अमीबा टेक्स इन फूड। अब इसमें प्रोसेस बताइए कि फूड वैक्यूल के अंदर क्या होता है, दैट इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस यानी कि फूड पार्टिकल जो होता है वो ब्रोक डाउन हो जाता है इनटू सिंपलर वंस, एंड फिर उसके साइटोप्लाज्म में डिफ्यूजन की प्रोसेस भी हो जाती है।
and the remaining undigested material is moved out to the surface of the cell and thrown out. एक्सक्रीशन का प्रोसेस भी अमीबा सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स खुद ही कर लेता है उन्हीं सूडोपोडिया से। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो धीरे धीरे रिमूव हो जाता है, जैसे कि इंगल्फ हुआ है वैसे ही फूड वेक्टर बनके वो एक्सक्रीट आउट भी हो जाता है। नाउ विल दैट फॉर एक और एग्जांपल उन्होंने दिया था पैरामीशियम व्हिच इज आल्सो अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। द सेल हैज अ डेफिनेट शेप। इस सेल का जो अमीबा सेल का क्या प्रॉब्लम था, इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं था, बट पैरामीशियम हैज डेफिनेट शेप एंड फूड इज टेकन इन एट स्पेसिफिक स्पॉट। और जो फूड है उसका एक स्पेसिफिक स्पॉट है, यानी कि मैंने आपको बताया ना कि जिस हिसाब से किसी भी ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी उसके पास ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिकेशन भी बढ़ती चली जाएगी। फूड इज मूव टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया। जिस हिसाब से इसमें सूडोपोडियाज थे उसी हिसाब से पैरामीशियम में क्या है, सीलिया है। उस सीलिया के मूवमेंट से पैरामीशियम जो है वो अपना फूड अपने अंदर मूव करता है, विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल। Now, very important, very big part of this कह सकते हैं टॉपिक न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस, जो कि है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन तो एग्जामिनर पूछता ही है, लेकिन आपको इससे कनेक्टेड बाकी के और चैप्टर्स जैसे कि काफी सारे केमिस्ट्री के चैप्टर्स भी इंटरकनेक्टेड आपको समझ आएंगे एंड ये फर्दर आपके क्लासेस में भी काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे बहुत भी और अच्छे मेरे हैंडमेड नोट्स भी आप कह सकते हैं इसमें इंक्लूडेड है। तो आपके पास अगर कोई पेज एक्स्ट्रा हो तो आप स्टिक कर सकते हैं अपने एनसीईआरटी बुक में, या फिर वहीं अगर कहीं जगह हो तो वहां पर भी आप लिख सकते हैं। सो अभी तक अगर आप हमारी वीडियो में साथ में बने हुए देन थैंक यू वेरी मच। ऑफ कोर्स आपके लिए भी बेनिफिशियल हो रहा होगा ये लेक्चर। तो चलिए बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब। ह्यूमन बींग्स में अगर बात आती है न्यूट्रिशन की तो हमें पता चलता है कि सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन बींग्स। हाँ, तो उनमें ऑफ कोर्स जो कि ऑर्गन्स की स्पेसिफिकेशंस हैं वो भी अलग अलग होंगी और बढ़ भी जाएंगी। जैसे कि अमीबा अभी तक सिंगल सेल से ही सारी प्रोसेस कैरी आउट कर रहा था, हम ह्यूमन बींग्स ऐसा नहीं कर सकते। हमारे पास अलग अलग ऑर्गन्स हैं अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, जिसमें सबसे पहले आ जाता है एलिमेंट्री कैनाल, जो कि एक क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब है जो कि एक्सटेंड करती है माउथ से लेकर हमारे एनस तक। इन फिगर 5.6 अभी हम आपको दिखाएंगे। वी कैन सी दैट ट्यूब हैज डिफरेंट पार्ट्स। उस ट्यूब यानी कि एलिमेंट्री कैनाल जो कि लॉन्ग ट्यूब है और एक्सटेंड करती है माउथ से लेकर एनस तक, उसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। वेरियस रीजन्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। काफी सारे स्पेशलाइज्ड रीजन्स हैं अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। What happens to the food once it enters our body? We shall discuss this process here. अब हमारे बॉडी के अंदर फूड जाने के बाद, इंगल्फ के बाद, उस फूड का क्या होता है, कैसे होता है, वो इसमें हम आगे जानेंगे। तो अभी क्योंकि हमने एलिमेंट्री कैनाल की बात की है तो पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल हम यहीं जान लेते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कि ये माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पर खत्म होता है। तो माउथ यानी कि इट ओपन्स इन अ बकल कैविटी। माउथ जो कि हम ऑब्वियसली बहुत इजी है जानना, लेकिन फिर भी कुछ साइंटिफिक टर्म्स हैं जो कि आपको इस एग्जाम्स में लिखना पड़ेगा। जो माउथ वो क्या है, वो बकल कैविटी में ओपन होती है। बकल कैविटी देन क्या होती है, इट इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम माउथ टू फेरिक्स। ओके, एंटीरियर, इंटीरियर नहीं, इट्स एंटीरियर यानी कि बाहरी पार्ट। एलिमेंट्री कैनाल का क्या है, बाहरी पार्ट है जो कि माउथ से लेकर फेरिंग्स तक एक्सटेंड करता है। बकल कैविटी में क्या क्या इंक्लूड होता है, टंग होती है और टीथ। ये सबसे बाहरी कह सकते हैं हम, यही विजिबल एक ऑर्गन है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, और माउथ भी। तो टंग है और टीथ है, ये आते हैं एलिमेंट्री कैनाल में बकल कैविटी में। नेक्स्ट आ जाता है फेरिंग्स, देन इट इज ईसोफेगस। फिर है हमारे पास स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स हैं, दैट इज डुओडेनम, जेजुनम, इलियम। ऑल दीज हैव डिफरेंट पार्ट्स। एनसीईआरटी में आई थिंक ये सारे पार्ट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्टिव तरीके से या डिटेल में नहीं दिया गया है, बट इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट एवरीथिंग हियर। Now the next is 7th one is large intestine, जिसमें भी 3 parts है, that is cecum, colon और rectum, and then we have last that is anus. Now अब हम जो बुक में जो डायग्राम दिया है that is also of course very important, but clarity के लिए उसमें काफी सारी चीजें मिस आउट कर दी गई हैं। लेकिन मैंने जो आपको ये सारी चीजें बताई हैं वो मैंने अपने हैंडमेड डायग्राम में आपको सारी चीजें समझाई हैं, वो कहाँ पर है, कैसे प्रेजेंट है। मैंने आपको इसे बताया है दैट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें मैंने यहाँ पे पूरा डायग्राम बनाया है, यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो दिस इज आवर हार्ड पैलेट। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। हार्ड पैलेट आप जैसे कि ऊपर देखें, जिसको हम तालू भी कहते हैं। अपने माउथ के ऊपर आप लोग ऐसे फिंगर से चेक करिए, हार्ड पैलेट होता है बहुत,
वो बोर्ड हार्ड पैलेट उसमें माउथ में ही अंदर। फिर उसके नीचे अगर आप चेक करोगे, फिर पीछे और चले जाओगे ऐसे माउथ के अंदर, उसमें सॉफ्ट पैलेट उसके बाद आ जाता है, हल्का सा मस्कुलर टाइप का वो फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट, अगर आप अपना माउथ पूरी तरीके से ओपन करेंगे, देन वी हैव अ समथिंग हैंगिंग स्ट्रक्चर। अगर आपको कुछ दिखाई देगा यू शेप का, अगर ऐसे करके ऐसे यू शेप का आपको वहां पे हैंगिंग करके कुछ दिखाई देगा मुंह के अंदर ही, उसको हम कहते हैं यूवुला। फिर आ जाती है हमारे माउथ में टंग, एंड दैट वी हैव फेरिंग्स। फेरिंग्स यानी कि विंड पाइप जिसको हम कह सकते हैं, सॉरी इट्स कॉल्ड एज फूड पाइप। फेरिंग्स को हम क्या कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं, जिससे हम जो अपना फूड बोल है यानी कि वो बोलस है अपने, वो अंदर लेते हैं। इस फेरिंग्स में ही, और फेरिंग्स और कह सकते हैं विंड पाइप में के बीच में हमारा लगा होता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस के बारे में एक फैक्ट है जिसको मैं आई थिंक कुछ दिनों में शॉर्ट्स के माध्यम से आपको बता दूंगी कि एपिग्लोटिस के क्या फंक्शंस होते हैं। अभी के लिए बस आप ये जान लीजिए दैट एपिग्लोटिस जो कि वो होता है एलिमेंट्री कैनाल का भी एक पार्ट होता है छोटा सा। ओके, सो दीज आर द डिटेल्ड पार्ट्स। फिर उसके बाद आता है गलेट। ऑफ कोर्स आपको ये इतना सब कुछ डिटेल में जानने की अभी जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर योर क्यूरियोसिटी दैट हमने जो आपको ऊपर 8 पार्ट्स बताए, ये ही सिर्फ पार्ट्स नहीं है, हमारी बॉडी में काफी और भी पार्ट्स हैं जिनकी अभी ऑब्वियसली क्लास 10th में आपको जरूरत नहीं है, बट इन फर्दर क्लासेस आपको जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट वी विल हैव ईसोफेगस। ईसोफेगस यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल फेरिंग्स यानी कि फूड पाइप जो आ रहा था, जो ईसोफेगस हमारे फेरिंग्स को यानी कि फूड पाइप को स्टमक से कनेक्ट करता है, दैट इज नोन एज ईसोफेगस। फिर उसके बाद आ जाता है डायफ्राम। फिर उसके बाद ये है हमारा जे शेप्ड का स्टमक। देन वी हैव दिस मूविंग ऑन टू दी लिवर। लिवर जो कि बाइलोब्ड होता है, बाइलोब्ड यानी कि 2 लोब्स होते हैं उसमें। उसके नीचे एक छोटा सा ब्लैडर होता है जिसको हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं। दिस इज द लीफ लाइक स्ट्रक्चर दैट इज पेनक्रियाज। ठीक है, फिर यहाँ पर एक होता है हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। एक डक्ट होता है जिसमें हेपेटोपेनक्रियाटिक यानी कि लीवर और पेनक्रियाज दोनों ही कनेक्ट रहते हैं। इस जगह को कहते हैं हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। ये जो डक्ट है इधर दोनों के जूसेस इंटरमिक्स होते हैं। Okay, now we'll move on to this is the large intestine. This is the large intestine, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, this is the large intestine जिसके parts हैं duodenum, colon and I'm so sorry, हमने जिसे ऊपर देखा था लार्ज इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट्स हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के कौन से हैं, दैट इज सीकम, वेयर इज द कोलोन, दिस इज द कोलोन। जो आप स्ट्रक्चर ये राउंडेड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज द कोलोन। सीकम क्या है, लास्ट में जो एनएस के पास यहाँ पर है, एंड वी हैव रेक्टम जस्ट अबव द एनएस। ओके, फिर इसके अंदर जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर आपको बहुत डेंस स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, दिस इज आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन तो नहीं हो सकता, इतना बड़ा दिख रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन इसको होना चाहिए इतना सा ही है। बट हमने जो लार्ज और स्मॉल की डेफिनेशन दी है वो इसके ब्रेथ के हिसाब से दी है, क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका जो ब्रेथ है वो कम है, बट लार्ज इंटेस्टाइन का जो ब्रेथ है वो ज्यादा है, इसलिए उसको हमने लार्ज इंटेस्टाइन को ऐसा कहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कुछ पार्ट्स हैं, दैट इज डुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। एंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो हमारे पास कुछ कह सकते हैं विलाइज एंड माइक्रो विलाइज प्रेजेंट होती है इन इलियम ओनली। इलियम में क्या होती है, विलाइज और माइक्रो विलाइज प्रेजेंट होती है, जो कि हमारे फूड एब्जॉर्प्शन के लिए यूज होती है। आगे हम सारी सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं ऑफकोर्स। फिर नेक्स्ट वी हैव वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, यानी कि आपके वर्टिबल कॉलम्स में, वर्टिबल कॉलम के एंड में अगर आप देखें तो आपको ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स नजर आएगी, आप इसको फील कर सकते हैं। So this is anus at last of the alimentary canal. So this is whole our alimentary canal, as we can see, hard palate, soft palate, tongue से start हुआ, buccal cavity से start हुआ, and it is goes through anus. Okay. अब कुछ डाइजेस्टिव एनसीईआरटी भी ऑफ कोर्स हम लाइन वाइज पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक शॉर्ट नोट्स पे आपको ये समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में इतना इजी लैंग्वेज में नहीं दिया जिससे बच्चा खुद से पढ़ के समझ जाए। तो मैं आपको पहले से ओवरव्यू दे देती हूँ, बाकी एनसीईआरटी तो हम पढ़ने ही वाले हैं आगे। सो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कुछ है हमारे जिसके थ्रू हमारा जो फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है। सबसे पहला है सलाइवरी ग्लैंड। इट इज प्रेजेंट इन 3 पेयर्स, जो कि ओपन होता है माउथ में और ये सलाइवा को सीक्रेट करता है। नेक्स्ट ग्लैंड इज पेनक्रियाटिक ग्लैंड या फिर पेनक्रियाज। इसको हम मिक्सोग्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हॉर्मोन्स एज वेल एज एंजाइम्स दोनों सीक्रेट करता है ये, यानी कि हॉर्मोन्स एज वेल एज एंजाइम्स ये दोनों को सीक्रेट करता है कौन, मिक्सोग्राइन ग्लैंड है जिसको हम कहते हैं पेनक्रियाज। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड एंड इट इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी पूरी बॉडी का, और ये किस स्ट्रक्चर का है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। जैसे कि आपने देखा ये पेनक्रियाटिक स्ट्रक्चर,
पेनक्रियास का स्ट्रक्चर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, सो इसमें क्या है, जो तीन जो एंजाइम्स हैं वो सीक्रेट करता है। इसमें सबसे पहला है ट्रिप्सिन, जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। पेनक्रियाटिक लाइपेज, जो कि फैट को फैटी एसिड और फिर उसको ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। पेनक्रियाटिक अमाइलेज है, जो कि डाइजेशन ऑफ स्टार्च करता है, हमारी बॉडी में जो स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको डाइजेस्ट करता है, यानी कि ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट, पेनक्रियाटिक लाइपेज करता है फैट को डाइजेस्ट, पेनक्रियाटिक अमाइलेज करता है स्टार्च को डाइजेस्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं लीवर की ओर। लीवर जो है हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, पेनक्रियास, एंड वही लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है हमारा पूरे बॉडी का, वो है लीवर। लीवर जो है वो बाइलोब्ड है, जैसे कि मैंने आपको पहले से बताया था जो लीवर का डायग्राम, दैट इट इज बाइलोब्ड, यानी कि लेफ्ट लोब और राइट लोब इसमें प्रेजेंट है, दो लोब्स है ओके लीवर में। इट सीक्रेट्स बाइल जूस, लीवर क्या सीक्रेट करता है, बाइल जूस, ठीक है। बाइल जूस हैज नो एंजाइम्स, लेकिन बाइल जूस के पास कोई एंजाइम्स नहीं होते। ये किसमें हेल्प करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मतलब लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल स्मॉल और सिंपलर कहते कह सकते हैं सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है, उसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन प्रोसेस को। और ये काम करता कौन है, वो करता है बाइल जूस, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, लीवर में। प्रोवाइड्स बेसिक मीडियम फॉर फंक्शनिंग ऑफ ट्रिप्सिन। अभी मैंने अब ऊपर बताया कि पेनक्रियास में एक वो एंजाइम्स होता है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ट्रिप्सिन। लेकिन इस ट्रिप्सिन को काम करने के लिए बाइल जूस की हेल्प चाहिए होती है, क्योंकि ट्रिप्सिन तभी एक्ट करेगा जब उसको बेसिक मीडियम मिलेगा। आपने पढ़ा होगा ऑफ कोर्स एसिडिक एंड बेसिक मीडियम, तो जब वो बेसिक मीडियम बाइल जूस प्रोवाइड कराएगा तो ट्रिप्सिन अपना काम करेगा। ओके, सो आफ्टर ऑल माय सेल्फ नोट्स, आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे नोट्स, और काफी ज्यादा अच्छे से समझ में भी आया होगा आपको हैंडमेड नोट से। नेक्स्ट वील तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी को रीड आउट करते हैं, क्या लिखा है उसमें। We eat various types of food which has to pass through the same digestive tract. हम वेरियस टाइप ऑफ फूड्स को क्या करते हैं, ईट करते हैं, जो कि सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी कि एलिमेंट्री कैनाल में से पास होता है। Naturally, the food has to be processed to generate particles which are small and the same and of the same texture. This is achieved by crushing the food with our teeth. Naturally, the food has to be processed to generate particles. Naturally जो क्या होता है वो food process हो जाता है अपने आप जो particles को generate करने के लिए, और small particles में small texture में convert हो जाता है। ये कैसे achieve होता है, crushing of food with our teeth, यानी कि हमारी alimentary canal की process start हो गई है, जिसमें टीथ मैंने आपको बताया था, टीथ और टंग सबसे पहले बकल कैविटी में आते हैं, वहां से स्टार्ट हो जाता है क्रशिंग ऑफ फूड से। सबसे पहले हमने फूड को लिया और अपने माउथ में डालने के बाद हम क्या करते हैं, उसको क्रश करते हैं टीथ के थ्रू। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ। अब क्योंकि हमारी जो पैसेज होता है यानी कि फूड पाइप का पैसेज होता है वो सॉफ्ट होता है, और हम जो फूड खाते हैं अलग अलग तरीके के फूड है, मान लो चिप्स खा लेते हो, चिप्स क्या होता है, हार्ड होते हैं थोड़े, लेकिन हम क्या करते हैं सबसे पहले उसको अपने जो सलाइवा होता है हमारा उसको उससे क्या कर लेते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं, और फिर जब वो फूड हम लोग च्यू करके अपने टीथ के थ्रू जब अपने फेरिंग्स में यानी कि फूड पाइप में डालते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बोलस। अब मैंने आपको यहाँ एक वर्ड बोला बोलस, बोलस, व्हाट आर आई मीन वर्ड, ठीक है, सो की जोक्स अपार्ट, बोलस क्या होता है, एक ऐसा वेट फूड पार्टिकल्स जो कि सलाइवा के थ्रू मिलकर हमारे फूड पाइप में पहुंचता है, उसको क्या बोलते हैं हम, बोलस बोलते हैं। ओके, व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आवर माउथ वाटर्स। हम लोग क्या जब भी कभी कुछ खाने के बारे में सोचते हैं तो क्या होता है, आप लोग भी, अगर मैं अभी आपके सामने बोलूं रसगुल्ले, जलेबी, छोले भटूरे, समोसे, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, तो आपके मुंह में भी आई होप, आई एम नॉट आई होप बट आई एम श्योर कि आपके मुंह में पानी जरूर आ गया होगा, शाम को आप मम्मी को जरूर परेशान करने वाले हैं आज। सो ये क्या होता है, मुंह में पानी आ जाता है, हमारे हमारे जो माउथ है वाटरिंग करना स्टार्ट कर देता है। दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर बट अ फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा। एक्चुअली ये वाटर नहीं होता है, ये क्या होता है, ये हमारा सलाइवा होता है, दैट इज सीक्रेटेड बाय अवर सलाइवरी ग्लैंड, जो कि मैंने आपको भी ऊपर बताया कि सलाइवरी ग्लैंड होते हैं हमारे, वो क्या सीक्रेट करते हैं, सलाइवा को। Another aspect of the food we ingest is its complex nature. If it is to be absorbed from the alimentary canal, it has to be broken into smaller molecules. एक एस्पेक्ट होता है फूड का दैट इज वी इंजेस्ट, जो कि हम खाते हैं वो होता है काफी कॉम्प्लेक्स नेचर का। तो अगर हम उस कॉम्प्लेक्स नेचर के फूड को अगर हमें एब्जॉर्व करना है तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले इसको ब्रोकन डाउन करना पड़ेगा स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, और ये किसके थ्रू होता है, ये हमें अचीवमेंट मिलती है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जिसको हम एंजाइम्स कहते हैं, उसके थ्रू। तो सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम, तो सलाइवा के पास है एक एंजाइम, उस एंजाइम का क्या नाम है, सलाइवरी अमाइलेज, जो कि क्या ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, स्टार्च को।
स्टार्च विच इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टू गिव सिंपल शुगर, यानी कि स्टार्च जो कि कॉम्प्लेक्स एक सब्सटेंस है वो ब्रेक डाउन कर देता है, कौन कर देता है, सलाइवरी अमाइलेज, और सिंपल शुगर में हमको दे देता है। अब ऊपर जो है मैंने कुछ प्रोसेसेस लिखी है IDEE, आपको इसी फॉर्मेट में याद रखनी है। ये ट्रिक की तरह भी आप एक तरीके से याद रख सकते हैं। IDEE, दैट इज फर्स्ट इज इंजेशन, डाइजेशन, थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, फिर है एसिमिलेशन, फिर फिफ्थ है इजेशन। जिसमें से ये 5 प्रोसेस है हमारी पूरी फूड ह्यूमन कह सकते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। जिसमें से इंजेशन क्या होता है, टेकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन होता है ब्रेकिंग ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन होता है एब्जॉर्बिंग ऑफ फूड, एसिमिलेशन होता है प्रोवाइडिंग एनर्जी या फिर टेकिंग आउट एनर्जी फ्रॉम द फूड, और इजेशन होता है एक्सक्रीटिंग आउट द फूड। सो इनमें से ये जो सारे जो प्रोसेस है वो तो हम अभी ऑब्वियसली पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये हम लास्ट में पढ़ेंगे इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे। ये वाले सारे, जैसे कि हमने सबसे पहले फूड लिया, बोलस में कन्वर्ट हुआ, ये प्रोसेस हो गई इंजेशन की। थोड़ी देर बाद अभी हम डाइजेशन पढ़ने वाले हैं, फिर एब्जॉर्प्शन होता है उस खाने का, और फिर उस जो एब्जॉर्ब हुआ खाना होता है उसको हम अपनी बॉडी में, बॉडी के सेल्स में और ब्लड सर्कुलेशन में के थ्रू जो एसिमुलेट करते हैं, उससे एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, उसको कहते हैं एसिमुलेशन। तो ये सारी प्रोसेस है हमारी पूरी फूड टेकिंग प्रोसेस में। So the food is mixed thoroughly with saliva and moved around the mouth while chewing by the muscular tongue. अब इसमें टीथ का जिक्र हो गया जिसमें हम चुई करते हैं, और टंग के थ्रू क्या होता है, हमारा फूड मिक्स होता है सलाइवा में और बोलस के रूप में वो बन जाता है, बोलस बन जाता है। It is necessary to move the food in a regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part. The lining of canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward. जो एलिमेंट्री कैनाल की जो लाइनिंग है वो मस्कुलर है, मसल से बनी हुई है, और कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती रहती है रिदमिकली, यानी कि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम्स पर। और ये क्या करती है, फूड को पुश आउट करती है, जिससे फूड हमारे फूड पाइप में नीचे जाता है और बाकी के जो एलिमेंट्री कैनाल्स के ऑर्गन्स हैं उसमें भी पहुंचता जाता है। इस रिदमिक जो मूवमेंट है उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखना। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, द रिदमिकली contract and relaxing of muscles of alimentary canal in order to push the food forward is called peristaltic movement of the alimentary canal. From the mouth the food is taken to the stomach through the food pipe or esophagus, यानी कि माउथ से स्टमक में जाता है हमारा फूड, किसके थ्रू, ईसोफेगस के थ्रू। मैंने ऊपर आपको डायग्राम में भी बताया था दैट माउथ से जाता है स्टमक में फूड, हमारा फूड पाइप या फिर ईसोफेगस के थ्रू। द स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड्स व्हेन फूड एंटर्स। जो हमारा स्टमक है जे शेप्ड का, वो एक लार्ज ऑर्गन है जो कि और भी ज्यादा एक्सपेंड कर जाता है जब कभी भी इसमें फूड एंटर करता है। द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड थॉरली विथ मोर डाइजेस्टिव जूसेस। जो इनर लाइनिंग्स ऑफ जो स्टमक है वो हमें हेल्प आउट करती है फूड को मिक्स करने में, और किसके हेल्प से, उसके डाइजेस्टिव जूसेस जो प्रेजेंट होती है उसमें, उसके हेल्प से। द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्योंकि स्टमक को हम गैस्ट्री भी बोलते हैं, इसलिए इसमें जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और उसके जो जूसेस प्रेजेंट होते हैं उसमें उसको क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक जूसेस, जो कि प्रेजेंट होते हैं स्टमक की वॉल पे, हेल्प करते हैं हमें डाइजेशन ऑफ फूड में। दिस रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो क्या क्या रिलीज करते हैं, वो 3 चीजें रिलीज करते हैं। सबसे पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन, पेप्सिन जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और थर्ड इज म्यूकस। अब इनके फंक्शन को एक एक बार जान लेते हैं। दैट इज जो पेप्सिन है वो कब ये तो समझ आ गया कि पेप्सिन का फंक्शन क्या है, वो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। लेकिन पेप्सिन तभी एक्ट करेगा जब उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड होगा, और एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड कराएगा पेप्सिन को वर्कआउट करने के लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिडिक मीडियम है और हमारे ऑर्गन को भी डैमेज कर सकता है, इसकी वजह से म्यूकस का जो है यूज होता है हमारी इनर लाइनिंग को कवर करने में, हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को कवर करने में म्यूकस का यूज होता है, ताकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो फिर पेप्सिन को एक्टिवेट करने में काम आए, ना कि हमारे ऑर्गन को डैमेज करने में। The hydrochloric acid creates an acidic medium which facilitates the action of the enzyme pepsin. What other function do you think is served by the acid? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक अदर फंक्शन भी है, जैसे कि हमारे फूड के साथ जो हम खाते हैं वो काफी सारे बैक्टीरिया, वायरसेस और काफी सारे जर्म्स होते हैं, वो भी साथ में आ जाते हैं। तो वो जर्म्स हमारे और बाकी के जो ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज ना पहुंचाएं, उसकी वजह उसीलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो जर्म्स को या बैक्टीरियाज को या फिर जो भी कीटाणु वगैरह जो आते हैं उनको मारने में हेल्प करता है, और जो फूड को है वो क्लींजिंग का काम करता है। The mucus protects the inner lining of the stomach from the action of the acid under normal conditions.
वी हैव ऑफन हर्ड एडल्ट्स कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी, हमने काफी ज्यादा बार सुना होगा एडल्ट्स को कंप्लेन करते हुए दैट हमें एसिडिटी है, आज आज तो एसिडिटी हो गई है. सो कैन दिस बी रिलेटेड टू व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड अबव? ऑफ कोर्स इट इज रिलेटेड विद जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन क्या है. नेक्स्ट इट इज द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय द स्फिंक्टर मसल्स. एक स्फिंक्टर मसल्स होती है जो कि स्टमक से फूड को एग्जिट करने में हेल्प करती है, और ये कहाँ पहुंचाती है? देन फ्रॉम स्टमक फूड हमारा जो मूव करता है वो मूव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब हमारा जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर चुका है, जो कि हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, एंड विच इज फिटेड इन द कॉम्पैक्ट स्पेस. बहुत ही कॉम्पैक्ट और कम जगह में ये फिट हुआ है, फिर भी ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है क्योंकि ये कॉइल्ड फॉर्मेट में है, काफी ज्यादा कॉइलिंग की गई है तब जाके ये ऐसे करके बहुत ज्यादा कॉइल्ड है ये वाला स्ट्रक्चर. ओके. द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट. जो लेंथ है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो डिफरेंट एनिमल्स में डिफर कर सकती है ऑन द बेसिस कि वो उनका फूड का जो मीडियम है वो क्या है. फॉर एग्जाम्पल जो हर्बीवोरस होते हैं लाइक काउ, उनका एलिमेंट्री सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा लंबा होता है एज कम्पेयर टू द कार्निवोरस जैसे कि लॉइंस, क्योंकि जो सेल्यूलोज उनको डाइजेस्ट करना जो सेल्यूलोज उनको डाइजेस्ट करना पड़ता है वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू डाइजेशन ऑफ द मीट. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स. जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कंप्लीट डाइजेशन का कह सकते हैं एक स्पेस है जहां पर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट्स का डाइजेशन कंप्लीट होता है. इट रिसीव्स द सीक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियाज ऑफ दिस पर्पज. यानी कि हमारा डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कह सकते हैं हम लोग टीथ से यानी कि बगल कैविटी से स्टार्ट कर दी जाती है, जब से वो सलाइवा हमारे उसके साथ मिक्स होता है जो कि स्टार्च को हमारे खाने में प्रेजेंट स्टार्च को डाइजेस्ट करना स्टार्ट होता है, और इसका जो डाइजेशन फिनिश है उसकी प्रोसेस वो कहाँ पर होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. किसके थ्रू होती है? लीवर और पेनक्रियाज जो है वो जूसेस रिलीज करते हैं, सीक्रेट करते हैं, वो जूसेस रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है. किस किस की डाइजेशन की प्रोसेस? कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की और फैट्स की. द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक एंड हैज टू बी मेड अल्कलाइन फॉर द पेनक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट. अब जो पेनक्रियाटिक जूसेस हैं, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं, उनको एक्ट करने के लिए चाहिए बेसिक मीडियम. लेकिन हमारा जो खाना जो स्टमक से आया था वो आया था एसिडिक मीडियम में, क्योंकि वहां पर क्या प्रेजेंट था? वहां पर प्रेजेंट था हाइड्रोक्लोरिक एसिड. और चूंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने हमारे खाने को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराया, तो अब पेनक्रियाटिक एंजाइम्स तो एसिडिक मीडियम पे वर्क करते ही नहीं है, उनको चाहिए बेसिक मीडियम. तो बेसिक मीडियम कौन प्रोवाइड कराएगा? वो कराएगा हमारा लीवर, जो कि क्या रिलीज करता है? बाइल जूस. और बाइल सॉल्ट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि हमें हमारा जो एसिडिक मीडियम वाला फूड होता है उसको बेसिक मीडियम प्रोवाइड कराता है, और साथ ही साथ क्या काम करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में भी हेल्प करता है. इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था दैट ब्रेकिंग ऑफ लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स इनटू टाइनी टाइनी ड्रॉपलेट्स. यानी ये कि क्योंकि फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स, जिसकी वजह से एंजाइम्स को डिफिकल्टी फेस होती है उनके ऊपर एक्ट करने में और उनको डाइजेस्ट करने में. इसीलिए बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं? उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में, स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में. दिस इज सिमिलर टू द इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ द सोप्स ऑन डर्ट. ये सेम तरीके की प्रोसेस है जो कि इमल्सिफाइंग एक्शन है सोप्स की, जो कि आपने चैप्टर 4 में ऑफ कोर्स अपने स्कूल में कहीं पढ़ ली होगी. अभी मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाया है, जब भी बनाऊंगी तो आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ ही जाएगा. द पेनक्रियाज सीक्रेट्स पेनक्रियाटिक जूस. अब पेनक्रियाज क्या सीक्रेट करते हैं? कुछ पेनक्रियाटिक जूसेस जो कि क्या कंटेन करते हैं? ट्रिप्सिन. पहला पेनक्रियाटिक जूस कौन सा है? ट्रिप्सिन, जो कि क्या डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन. सेकंड पेनक्रियाटिक जूस है लाइपेज, जो कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है. The walls of the small intestine contains glands which secrete intestinal juice. The enzymes present in it finally convert into protein into amino acids. जो enzymes जो होते हैं उसमें present वो finally क्या क्या किसमें convert कर देते हैं? First that is protein to amino acid. ये one marker question बहुत important है that proteins जो trypsin है या trypsin है pepsin है वो प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इट इज द प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाती है? एट लास्ट अमीनो एसिड में. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाती है? इनटू ग्लूकोज. एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड, उसके बाद ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाती है. नाउ डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन. अब जो डाइजेस्टेड फूड है यानी कि कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है, अब जो डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स पर जाती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स पर इनर लाइनिंग के अंदर है काफी सारे स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यानी कि आपको ऐसे कुछ ऐसे टाइप के शेप्स दिखेंगे जिनको हम विलाइस कहते हैं, और इनसे छोटे स्ट्रक्चर्स को माइक्रोविलाइस कहते हैं, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एरिया है वो बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन करना इजी हो जाता है, क्योंकि माइक्रोविलाइस और विलाइस काफी ज्यादा रिचली सप्लाइड होती है ब्लड वेसल्स के थ्रू, तो एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प भी कर देती हैं.
इसलिए जो क्या कहते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन को कंप्लीट प्लेस ऑफ डाइजेशन कहते हैं एंड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन तो कंप्लीट हुआ ही पूरा, साथ ही साथ एब्जॉर्प्शन भी स्टार्ट हो गया। कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में हुआ है, अगर आपको इसको इतने डिटेल में जानना है, वैसे तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आपको इस डिटेल में जानना है तो मैं आपको जब अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो हर ऑर्गन की मैं अगर अगर आपको वीडियो बनाकर दूंगी, जैसे कि लीवर की अलग, स्टमक की अलग, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो उनके पार्ट्स को जब मैं डिस्कस करूंगी तो वहां पर उनके फंक्शंस, उनके ग्लैंड्स, उनके जूसेस क्या सीक्रेट करते हैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगी मैं आपको, अगर आप लोग नीचे वीडियो में रिक्वेस्ट करेंगे तो। अगर आप लोग बोलते हैं तो मैं आपके लिए वीडियो जरूर स्पेशल वीडियो बना सकती हूँ। Okay, so next we'll read about that the villi are richly supplied with blood vessels which take the absorbed food to each and every cells of the body। यानी कि ये जो एब्जॉर्ब फूड होता है वो हमारी जो ब्लड वेसल सप्लाइड होता है विलाइस के थ्रू, वो एब्जॉर्ब फूड कहाँ जाता है? हर एक सेल में जाता है हमारी बॉडी के, जो कि एनर्जी ऑब्टेन के लिए यूटिलाइज किया जाता है, न्यू टिश्यूज को बनाने के लिए यूज किया जाता है, और ओल्ड टिश्यूज को रिपेयर करने में भी यूज होता है। द अनएब्जॉर्ब्ड फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड होता है वो क्या, कहाँ पर सेंट किया जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। और वहां पर भी लार्ज इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन होता है। किसका एब्जॉर्प्शन होता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय द एनस, यानी कि खाने का जितना भी तो एब्जॉर्प्शन था, डाइजेशन था, वो तो ऊपर के सारे ऑर्गन्स में हो गया है, लेकिन लास्ट में भी अगर किसी फूड मटेरियल में अगर वाटर, रिमेनिंग वाटर भी अगर बचता है तो उसको भी हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है वो रिमेनिंग वाटर? इट इज एब्जॉर्ब इन लार्ज इंटेस्टाइन। और फिर बाकी का जितना भी वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में बचता है, या फिर जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट या एब्जॉर्ब नहीं कर पाई होती है, वो रिमूव आउट हो जाता है बाय द एनस, एंड द exit of this waste material is regulated by the anal sphincter। हमारे पास एक anal sphincter होता है जो कि हमारी जो वेस्ट फूड मटेरियल उसको एग्जिट करने में उसको रेगुलेट करता है। दिस इज वन डेफिनेशन, दैट इज रिमूवल ऑफ फीकल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस इज कॉल्ड डिफिकेशन। फीकल वेस्ट को हमारी बॉडी से रिमूव करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफिकेशन। मेनली ये जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको रिमूव करने की प्रोसेस है डिफिकेशन, उसको हम डिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट वेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मोर टू नो, विच इज डेंटल कैरीज या फिर डेंटल कैरीज या फिर टूथ डिके, दैट कॉजेज ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ इनेमल एंड डेंटाइन। जो कि क्या कॉज करती है? ग्रेजुअल, यानी कि धीरे धीरे हमारी जो इनेमल की जो लेयर होती है वो धीरे धीरे सॉफ्टन होना स्टार्ट हो जाती है। इट बिगिंस व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर प्रोड्यूसेस एसिड्स। ये कब बिगिन होता है, कब शुरुआत होती है इसकी? जब बैक्टीरिया शुगर्स पे या फिर जो हम खाते हैं उस पे एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और एसिड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा एनामल है वो सॉफ्टन होता जाता है और डीमिनरलाइज भी होता जाता है, यानी कि हमारे जो कैल्शियम की लेयर होती है वो धीरे 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 करके हटती जाती है और हमारा जो एनामल है वो सॉफ्टन होता जाता है। Masses of bacterial cells together with food particles stick to the teeth to form dental plaque। जो हमारे बैक्टीरियल सेल्स की जो ग्रुप आउट हो जाते हैं और फिर फूड पार्टिकल्स के साथ मिलकर जो हमारे दांतों पर येलो कलर की जो लेयर बन जाती है उसको हम कहते हैं प्लेक। और अगर प्लेक को हम हटा सकते हैं थ्रू ब्रशिंग आवर टीथ, अगर लेकिन फिर भी इसको ब्रशिंग से नहीं हटाया जाता है, अगर अनट्रीटेड ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, देन दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में इन्वेड द पल्प, यानी कि जो हमारी मस्कुलर ऑर्गन है हमारे दांतों में जिसमें वो फिक्स है हमारे सारे दांत, उसको भी इन्वेड यानी कि उसमें भी एंटर कर जाते हैं और फिर इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन और काफी सारा दर्द हमको दे सकते हैं। दिस इज वन डेफिनेशन दैट यू कैन यूज इन योर पेपर while examination in the board exams, that localized softening of enamel and dentine forming cavity that reach out to the pulp called dental cavity। यानी कि dental cavity किसको कहते हैं? लोकलाइज सॉफ्टनिंग, यानी कि किसी एक जगह पे अगर वो इनेमल की लेयर अगर आपकी सॉफ्टन आउट हो गई है, डेंटाइन फॉर्म हो गया है जिसमें कैविटी बन गई है और वो फिर कैविटी आपकी पल्प में भी रीच आउट हो गई है, तो उसको कहते हैं हम डेंटल कैविटी। इस प्रोसेस को एक बार हम थोड़ा टेबुलर मेथड में या फिर प्रोसेस के थ्रू जान लेते हैं स्टेजेस वाइज। सबसे पहले जो हमारा स्टार्ची फूड होता है वो उस पर हमारे क्या बैक्टीरिया अटैक करते हैं। बैक्टीरिया के अटैक करने के बाद वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। कौन एसिड प्रोड्यूस करता है? बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा जो डेंटाइन है, जो लेयर है हमारे दांतों की, वो डिसॉल्व होना स्टार्ट कर देती है। धीरे धीरे इनेमल भी डिसॉल्व होना स्टार्ट कर देता है और प्लेक जमा हो जाता है, और जिसकी वजह से अगर उसको हम फिर भी अनट्रीटेड छोड़ देते हैं, ब्रश नहीं करते हैं डेली, तो ये हमारे इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन का भी कारण बन सकता है। So this is all from my side. These are some text question given in the NCERT. So कुछ question है, differences between autotrophic and heterotrophic nutrition बताना है आपको। फोटोसिंथेसिस में जो रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं वो प्लांट्स को कहाँ कहाँ से मिलते हैं वो आपको बताना है। फिर एसिड का अपने स्टमक में क्या रोल होता है वो बताना है।
डाइजेस्टिव एंजाइम्स का क्या फंक्शंस होते हैं वो आपको बताना है, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसा क्या होता है जिसमें वो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में भी हेल्प करता है, ये भी आपको बताना है। अगर आपने मेरा वीडियो ये ध्यान से पूरा पढ़ा होगा तो आई होप आप इन सारे क्वेश्चंस को इजीली आंसर कर पाएंगे। सो आप लोग इसको आंसर कर सकते हैं, मेरे नीचे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी इसको आंसर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अपने रफ कॉपी में या फिर कोई भी अगर आपके स्कूल या कोचिंग की नोट्स वगैरह है उसमें भी आप लिख सकते हैं। So this is all from my side. This is it. In this, do like, share and subscribe to our video. Do support this channel. This is your channel and quality content ही आपको मिलेगा, जैसे कि आपने अभी देखा भी कि कितनी मेहनत की गई है नोट्स पर भी। ऑल्दो ये एनसीईआरटी नोट्स आपने ऐसे कहीं पर भी नहीं देखे होंगे, ज्यादातर चैनल्स जो हैं वो सीधे सीधे एनसीईआरटी को लाइन वाइज पढ़ा देते हैं। कुछ काफी सारी जो वर्ड्स रहते हैं जो एनसीईआरटी डायरेक्ट बुक्स में से उठा करके पूछ लेता है वो नहीं बताते काफी सारे यूट्यूब चैनल्स। तो मैंने आपको एनसीईआरटी की पर्टिकुलर एक लाइन तो समझाई ही है, बल्कि उसके साथ जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जैसे कि जो एनसीईआरटी में नहीं दी गई हैं वो भी मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन किया गया, जिससे आपको कहीं पर और भटकने की जरूरत ना हो और कहीं और जाके नोट सोच बनाने की जरूरत भी ना हो, आपको सारी चीज एक ही जगह मिल जाए। ऑल्दो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाती हैं, लेकिन ये लंबी वीडियोस आपको ऑफकोर्स अगर अभी से आप अपलोड कर रहे हैं तो आपको ऑफकोर्स हेल्प करेंगी ये सब। So this is it from my side. नेक्स्ट वीडियो में हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो कि हमारी सेकंड लाइफ प्रोसेस है उसको पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय।